Assalamu alaikum. I'm your own Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful session of Mazhar Ali lectures. This is another lecture of development and aging. Now these days we have to talk about development and aging, and up to now we have discussed so and so many things. Today I am come up with a beautiful discussion about related embryonic disorder. Okay, in which I'll tell you about embryonic disorder. What are the factors related to cause this embryonic disorder? There could be the maternal related problem as well. Then we see there are some problem which give rise at the formation of embryo, which also contributed to give rise the different type of embryonic disorder. Then I tell there are vast variety of this embryonic disorder, but we have restriction, so we will talk about according to our syllabus. Okay, there are some disorders which are present in our syllabus, so we will talk about that. But before that, up to now what we have discussed, I rapidly recall all these things so that there is a flow in the lecture as well. So up to now हमने डिस्कस कर लिया है कि वैसे वही ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ की बात की थी कि एक इरिवर्सिबल चेंज शेप में, साइज में और नेचर में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ग्रोथ. ग्रोथ के बाद हमने डेवलपमेंट की बात की थी, ठीक है. डेवलपमेंट की स्टडी को डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं. एंड हमने बात की थी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दो सीरीज ऑफ चेंजेस आए थे एम्ब्रियो के अंदर, जिसने फ्रॉम जायगोट टू कन्वर्ट किया था इनटू न्यूरोला और देन ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ था. ये बात हमने की थी. वो सारे के सारे लेक्चर अपलोडेड हैं हमारे चैनल पर. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिसने वो लेक्चर नहीं देखे, आप प्लीज वो लेक्चर देखिए. वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, आपको देखने चाहिए जरूर. उसके बाद हमने बात की थी कि रोल ऑफ न्यूक्लियस क्या है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म. एक्सपेरिमेंटेशन की मदद से आपको समझाया. देन उसके बाद हमने देखा था कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, जब एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू दूसरे एम्ब्रियोनिक टिश्यू की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा होता है, रेस्ट्रिक्टेड कर रहा होता है, इनहिबिट कर रहा होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक इंडक्शन दैट वी हैव. एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में हमने देखा था those cluster of cells which have the ability to direct or inhibit other embryonic tissue, that is what is called the organizer that we have. Organizer के अंदर हमने देखा था there is primary organizer and there is secondary organizer. प्राइमरी ऑर्गेनाइजर में टिपिकल एग्जांपल है द डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोला. सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर के अंदर हम लिम्ब बड के अंदर कुछ रीजन्स होते हैं, जैसे कि ZPA स्टैंड फॉर जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी. AER स्टैंड फॉर एपिकल एक्टोडर्मल रिज. उनकी बात की थी डिटेल से, आज भी उनके बारे में हम देखेंगे कि उनमें क्या ऐसे इशू हो जाते हैं जो कि लिम्ब बर्ड की डेवलपमेंट एज वेल एज लिम्ब की फॉर्मेशन में इंपेयरमेंट काज कर देते हैं. देन ये बात तो हम करेंगे लास्ट लेक्चर के अंदर. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस ये भी कर लिया था कि क्या किस तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चेंजेस एम्ब्रियो के अंदर आते हैं. हमने पूरी प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर लिया था और हर ट्राइमेस्टर को 3-3 मंथ में, हर मंथ के अंदर जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर था, एक से ज्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे. उन प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया, उनके सिग्निफिकेंस बताई. उसके बाद हमने देखा था कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द प्रेगनेंसी एंड जेस्टेशन, क्या डिफरेंस है बिटवीन द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड. मैंने आपको प्लेसेंटा के बारे में ये भी बताया था कि प्लेसेंटा इट इज द ओनली टिश्यू इन अ ह्यूमन बॉडी व्हिच कंटेन द टू काइंड ऑफ जनरेशन व्हिच बिलोंग्स टू डिफरेंट जनरेशंस. देन उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया था ट्विन्स क्या होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स क्या होते हैं, ये डायजाइगोटिक ट्विन्स, इनकी बात कर ली थी. जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स. एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स यानी ऐसे टाइप के डिजीजेस, ऐसे टाइप के डिसऑर्डर्स जिसमें जो कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस अपीयर हो या जब किसी बच्चे की पैदाइश हो, तो पैदाइशी वो डिजीजेस मौजूद हो, तो उन्हें हम एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर कहते हैं. एक बार फिर से कहना चाहूंगा, एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स ऐसे काइंड के डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएं जिनकी वजह से डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो, या जैसे बच्चे की पैदाइश होती है तो उस टाइम पर ये डिसऑर्डर सामने आए, तो ऐसे टाइप के डिसऑर्डर्स को हम एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स कहते हैं. एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स हैं. हम यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स को स्टडी करने का तरीका यह है कि हम उनको डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द काजिंग फैक्टर. If causing factor is hidden within the female body, so these are what is called the maternal related problem. अगर जो काज जो है एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर का वो मदर की बॉडी से डेवलप कर रहा है या किसी तरीके से फीमेल की इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, तो मैटरनल रिलेटेड प्रॉब्लम कहलाएंगी. अगर ये जो एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर है वो
एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पर, या जब फॉर्मेशन ऑफ जायगोट हो रही थी, या उसकी जेनेटिक के लेवल पर, जीन्स के लेवल पर वो चेंजेस हो जाए, तो ऐसे टाइप के एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर को हम जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज कहेंगे। ये जो मैंने आपके सामने डिसऑर्डर लिखे हैं 3-4, ये मैटरनल रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके बाद हम जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज देखेंगे। वेल, सो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला जो डिसऑर्डर हमारे सामने है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रूबेला। रूबेला एक वायरस का नाम होता है, वेरी नोटी वायरस। ये वायरस, इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये मदर सर्कुलेशन से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंचता है और बेबी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड की डिफॉर्मिटीज काज कर देता है। डन। रूबेला के केस में जब रूबेला का इन्फेक्शन होता है तो बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। उन सिम्टम्स को कलेक्टिवली हम रूबेला कॉन्जेनिटल सिंड्रोम कह देते हैं। रूबेला कॉन्जेनिटल सिंड्रोम, शॉर्ट फॉर्म में RCDS, रूबेला कॉन्जेनिटल सिंड्रोम, आई मीन टू से एस, रूबेला कॉन्जेनिटल सिंड्रोम। ओके, रूबेला कॉन्जेनिटल सिंड्रोम। तो इन सब के सब डिसऑर्डर्स को हम सब के सब सिम्टम्स को जो कि रूबेला के टाइम पे अपीयर होते हैं, उन्हें हम कलेक्टिवली रूबेला कॉन्जेनिटल सिंड्रोम कह देते हैं। अच्छा, क्या क्या वो सिम्टम्स होते हैं उनकी हम बात करते हैं। उनमें से जो हमारी बुक के अंदर सिम्टम है हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो सिम्टम होगा वो सिम्टम ये था कि कैटारैक्ट क्या है बताता हूं आपको, डिटेल से समझाता हूं। देन देयर इज एबिलिटी ऑफ बेबी टू लॉस हिज हियरिंग। ओके, हेयर नहीं कर पाएगा, सुन नहीं पाएगा कुछ। उसके अलावा पीडीए, अगर आपने डायग्राम्स देखी हो तो डायग्राम्स में लिखा हुआ है पीडीए। पीडीए स्टैंड फॉर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। पीडीए, पीडीए स्टैंड फॉर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। डिटेल से बताने वाला हूं इसके बारे में, क्या होता है ये। सिर्फ इसकी डायग्राम दी गई है लेकिन ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, इस पर सवाल बनते हैं। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है ये डक्टस आर्टेरियोसस, और किस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द काजिंग ऑफ दिस पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। डन। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल एबनॉर्मलिटीज भी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैटारैक्ट क्या होता है। कैटारैक्ट को लोकल लैंग्वेज में पता है क्या कहा जाता है? सफेद मोतिया। ठीक है, कैटारैक्ट को हम सफेद मोतिया कहते हैं, और काला मोतिया जो होता है उसे ग्लाइकोमा कहा जाता है, उसे ग्लाइकोमा कहा जाता है। ठीक है, तो कैटारैक्ट का ही दूसरा नाम है सफेद मोतिया। सफेद मोतिया को समझने से पहले आपको मैं ब्रीफली आई का स्ट्रक्चर जरूर समझा देता हूं। ठीक है जी, हम जब आई बॉल को स्टडी करते हैं तो आई बॉल की स्टडी करने के टाइम पे हम टीएस देखेंगे, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन। जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे आई बॉल का, तो आई बॉल परफेक्ट स्फेयर नहीं है। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट, क्योंकि आई बॉल के अंदर जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा के सामने मौजूद होता है कॉर्निया। कॉर्निया बल्जेस फॉरवर्ड, कॉर्निया इस तरीके से बल्ज होता है जो इस आई बॉल को कंप्लीट परफेक्ट स्फेयर नहीं बनने देगा। डन, ये बात आपको समझ में आई। जब हम आई बॉल के अंदर इसके टीएस को देखेंगे, टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन को, तो हमें 3 कोट्स नजर आएंगी। सबसे आउटर कोट जो होती है, दिस कोट इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉर्नियोस्क्लेरल कोट, कॉर्नियोस्क्लेरल कोट। डन, आपको नाम याद रखने हैं इनके। देन दूसरी वाली जो कोट होती है अंदर वाली, उसे हम वेस्कुलर कोट कहते हैं। उस वेस्कुलर कोट के अंदर क्या आता है मैं आपको बताता हूं, पहले आप कोट्स के नाम सुनिए। इनर जो पर्पल वाली कोट होती है इसे हम न्यूरल और रेटिनल कोट कहते हैं। ठीक है, ये जो सबसे बाहर वाली कोट होगी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉर्नियोस्क्लेरल कोट। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये जो वेस्कुलर कोट है इसके अंदर कोरोइड, सिलियरी बॉडी, लेंस, आइरिस का शुमार होता है। डन। इसके अलावा पर्पल वाली जो है ये रेटिनल कोट है, इसके अंदर रेटिना है। रेटिना कंटेंट एक्चुअल फोटो रिसेप्टर। डन, जो कि लाइट जो होती है, लाइट को कन्वर्ट करते हैं इनटू नर्व इंपल्स, जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। आपको इंडिविजुअल कोट्स और इंडिविजुअल पार्ट्स के नाम रखने की याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक मैं आपको सिंसियर सजेशन ये दूंगा कि जो आउटर कोट जो है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉर्नियोस्क्लेरल कोट। कॉर्नियोस्क्लेरल कोट के अंदर 2 स्ट्रक्चर हैं, वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, वो आपको याद रखना लाजमी है। एक तो होता है जी स्क्लेरा, आई का जो हमें सफेद वाला हिस्सा नजर आ रहा होता है, सफेद वाला, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द स्क्लेरा। एस फॉर स्क्लेरा, एस फॉर सफेद, ऐसे याद रख लीजिए। दूसरा ये होता है ये वाला आगे वाला कॉर्निया। कॉर्निया हम किसी बंदे को फ्रंट साइड से देखेंगे, कॉर्निया में उसकी आई बॉल के अंदर नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या है उनकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं होती। स्क्लेरा जो है ये ओपेक होता है, ये प्रिवेंट करता है लाइट की एंट्री इनटू द आई बॉल, और जो कॉर्निया जो है ये यहाँ से लाइट एंटर होती है। कॉर्निया प्रोवाइड मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहले 85% कॉर्निया रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा लाइट को, यानी बैंड करेगा। देन 15% जो लेंस का भी इसके अंदर रोल होता है। हमें ये डिटेल याद नहीं रखनी है, आपको ये 2 स्ट्रक्चर याद रखने हैं, एक तो स्क्लेरा, कॉर्निया। स्क्लेरा,
कॉर्निया, क्योंकि दो कोट इन दोनों के मिलने से बनती है, डेट इज व्हाई इसे हम कॉर्नियोस्क्लेरल कोट कहते हैं। होगा क्या, जहां कॉर्निया और स्क्लेरा, जहां कॉर्निया और स्क्लेरा आपस में मिलती हैं, वहां पर एक ट्यूब बन जाती है। दैट ट्यूब इज नथिंग बट कैनाल ऑफ फिल्म। दैट ट्यूब इज नथिंग बट द कैनाल ऑफ फिल्म। कैनाल ऑफ फिल्म आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, कैनाल ऑफ फिल्म। डन। अच्छा, अब होगा क्या देखें, जो मैं आपको डिसऑर्डर बताने जा रहा था, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कैटरैक्ट। ठीक है, उसमें क्या होता है, नॉर्मली हमारी जो ये कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा होता है बाय द सिलियरी बॉडी। ठीक है, एक्वस ह्यूमर का काम है कि कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और ये जो एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जो कॉर्निया को और लेंस वगैरह को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है। दोनों कानों से आपको बातें सुननी है। एक्वस ह्यूमर कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा होता है और कंटिन्यूअसली ड्रेन्ड हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ दिस ये केनाल ऑफ फिल्म। ये केनाल ऑफ फिल्म हो जाती है ब्लॉक। एक बार फिर से बताता हूं, स्क्लेरा और कॉर्निया, स्क्लेरा और कॉर्निया जिस जगह पर आकर के मिलते हैं, वहां पर एक ट्यूब बनती है। दैट ट्यूब इज नथिंग बट द केनाल ऑफ फिल्म। केनाल ऑफ फिल्म रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कंडक्शन ऑफ दिस एक्वस ह्यूमर अवे फ्रॉम दिस साइड। अगर केनाल ऑफ फिल्म ब्लॉक हो गई, एक्वस ह्यूमर इकट्ठा होना लग जाएगा कॉर्निया के सामने और लेंस के सामने, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा। इंट्राओक्यूलर प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो देखने में भी प्रॉब्लम काज कर देगा, आई में पेन भी होने लगेगा। तो ये कंडीशन कहलाती है कैटारैक्ट। डन। तो रुबेला का पहला सिम्टम जो है वो होता है कैटारैक्ट। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, दैट स्टैंड फॉर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस को समझने से पहले लाजमी है कि आपको फीटल सर्कुलेशन समझ में आनी चाहिए, किस तरीके से फीटस के अंदर ब्लड सप्लाई होता है वगैरह। उसको समझने से पहले आपको पता है, अब तक हमने प्लेसेंटा की बात कर ली है और अम्बिलिकल कॉर्ड की बात कर ली है। अच्छा, आपको पता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, अम्बिलिकल कॉर्ड ये वो स्ट्रक्चर है जो कि फीटस को और प्लेसेंटा को कनेक्ट करेगा। और प्लेसेंटा जैसे मैं कहता हूँ, इट्स अ टेम्पररी फीटो मैटरनल कनेक्शन, जो कि फीटस के और मदर के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाता है। प्लेसेंटा एक ऐसा टिश्यू है ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसके अंदर दो डिफरेंट जनरेशंस के सेल्स मौजूद होते हैं, मदर के सेल्स और फीटस के सेल्स मिल करके इस प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। वेल, ये बातें हमने करनी है पिछले लेक्चर्स में। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वो लेक्चर देखिए, वो अपलोडेड है हमारे चैनल के ऊपर। वेल, तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है हमारा, ये बिलव स्ट्रक्चर अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर मैंने आपको दो ही कंपोनेंट बताए थे। एक तो इसके अंदर मौजूद होती है वाटसन जेली इज a jelly-like substance which we have to see during the embryonic stages. Watson jelly, एक तो ये वाटसन जेली होती है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर भरी हुई, दूसरी इसके अंदर वेसल्स होती है, अम्बिलिकल वेसल्स के अंदर एक होती है अम्बिलिकल आर्टरी और दो होती है अम्बिलिकल आर्टरीज, एक होती है अम्बिलिकल वेन। फिर से बताता हूं, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसके अंदर दो सब्सटेंस होते हैं, एक ये वाटसन जेली और दूसरा ब्लड वेसल्स में से दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, एक अम्बिलिकल वेन होती है। अम्बिलिकल आर्टरी एक ऐसे टाइप की आर्टरीज है जो बेबी का डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको लेकर के आएंगी टुवर्ड द प्लेसेंटा। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगी बिटवीन द ब्लड एंड मैटरनल सर्कुलेशन, बिटवीन द ब्लड और मैटरनल सर्कुलेशन के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। फीटस का जो वेस्ट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या यूरिया बना है उसकी बॉडी के अंदर, ये शामिल हो जाएगा मदर की सर्कुलेशन के अंदर, और मदर की सर्कुलेशन का ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये शामिल हो जाएंगे ब्लड के अंदर। यानी एक्सचेंज यहाँ पर होगी एट द लेवल ऑफ प्लेसेंटा। एक्सचेंज होने के बाद अम्बिलिकल वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएंगे टुवर्ड्स द बेबी यानी फीटस के अंदर अम्बिलिकल वेन जैसे इन होगी, सबसे पहले इसका जो ऑर्गन मिलेगा वो होगा लीवर के अंदर अम्बिलिकल वेन एक स्ट्रक्चर गिवराइज करती है, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट इज कॉल्ड द डक्टस विनोसस। ये स्ट्रक्चर आपकी फिंगर टिप्स पे होना लाजमी है, डक्टस विनोसस। हम यहाँ पे कंसर्न है डक्टस आर्टेरियोसस से, वो कहाँ है बताता हूँ। डक्टस विनोसस जाके ओपन होगी इनटू इंफीरियर वेना केवा, और देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि ये इंफीरियर वेना केवा जाके ओपन होगी इनटू राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में एक पोर मौजूद होता है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। दिस पोर इज नथिंग बट द फोरामेना ओवल जो आपको पर्पल कलर से दिखाया गया है, ये वाला फोरामेना ओवल कहते हैं इसे हम, फोरामेन ओवल सिंपली। ये पोर
इस पोर में से कुछ ब्लड जो है वो चला जाएगा इनटू व्हाट, लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, और बकाया ब्लड जो है वो चला जाएगा लेफ्ट इनटू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इस फोरामेना ओवल से कुछ ब्लड चले जाएगा इनटू लेफ्ट एट्रिया और मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड चले जाएगा इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड को जाना होता है इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक क्या है, वो ब्रांच, वो पार्ट जहां से पल्मोनरी आर्टरीज अराइज होंगी, यानी ब्लड जा रहा होगा लंग्स की तरफ। अब आप खुद सोच करके देखिए, जो बेबी जो मदर की बॉडी के अंदर डेवलप कर रहा है, क्या उसके लंग्स फंक्शनल होंगे? नहीं, उसके लंग्स फंक्शनल नहीं होंगे। तो ये पर्पल कलर से जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये लंग्स है, इनका कोई फंक्शन नहीं होगा। तो जो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के अंदर गया है, उनको लंग्स के पास नहीं जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए बॉडी की तरफ। तो बॉडी में जाने के लिए इस ओर्टा में चला जाएगा बाया ब्रांच इज व्हाट इज कॉल्ड द डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस, ये होता है डक्टस आर्टेरियोसस, और हम इसी से कंसर्न है, डक्टस आर्टेरियोसस। डन डन, डक्टस आर्टेरियोसस। एक बार फिर से सारे पार्ट रिकॉल करता हूँ, ठीक है। बेबी की बॉडी में से आई अम्बिलिकल आर्टरीज और बॉडी में गई अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन एक होती है, एक डिजनरेट हो जाती है, आपको वो याद नहीं रखना। अम्बिलिकल वेन जो है लीवर में जाएगी, डक्टस विनोसस बनाएगी, ये वाला स्ट्रक्चर। डक्टस विनोसस ओपन इनटू इंफीरियर वेना केवा व्हिच टर्न इन ओपन इनटू राइट एट्रिया। राइट एट्रिया का मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, कुछ ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रिया में जाएगा। इसकी सिग्निफिकेंस, इसके डिसएडवांटेजेस भी आपको बताता हूं जरूर। ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से ये जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, ये ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें। अब बेबी के लंग्स फंक्शनल नहीं है, देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट द, इस वजह से ब्लड लंग्स के पास नहीं जाना चाहिए, बॉडी की तरफ जाना चाहिए। तो वो ब्लड जो है वो शामिल हो जाएगा इनटू द ओर्टा बाय अ बायपास कनेक्शन दैट इज नथिंग बट डक्टस आर्टेरियोसस। अब बेबी की जो है वो पैदाइश होगी। पैदाइश के टाइम पर अब यह है कि बेबी रोएगा, ऑक्सीजन एयर उसकी बॉडी के अंदर रश करेगी, लंग्स डेवलप हो चुके होंगे, अलविलाई ओपन हो जाएंगे। बड़ा लाजमी होता है, जब बेबी पैदा हुआ है वो रोना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर वो ना रोए तो उसके लंग्स अलविलाई ओपन नहीं होंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, बेबी की डेथ हो सकती है। तो अगर वो नहीं रो रहा तो उसको रुलाया जाता है बाय डिफरेंट टेक्निक्स। वेल, एक बार वो रो गया, लंग्स ओपन हो गए, अलविलाई ओपन हो गए, फंक्शन परफॉर्म करने लग गए। अब नॉर्मल जो है वो जिस तरीके से ब्रीदिंग परफॉर्म होती है वो होगा, यानी अब लंग्स की जिम्मेदारी होगी उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस करने की, ठीक है। यानी अब मदर की बॉडी से तो कोई उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, ठीक है। लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को हमें भेजना होता है टूवर्ड्स द बॉडी, ठीक है। बॉडी की तरफ भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बहुत बड़ी आर्टरी, जिसे हम ओर्टा कहते हैं। ओर्टा के अलग अलग पार्ट है, देयर इज असेंडिंग ओर्टा, देयर इज आर्च ओर्टा, देयर इज डिसेंडिंग ओर्टा, ठीक है। इतना हमें याद नहीं रखना। ओर्टा की जहां आर्च बनती है, उस आर्च की जगह पर ये मौजूद था डक्टस आर्टेरियोसस, जो नॉर्मल बच्चों के अंदर क्लोज हो जाता है। बट अगर बाय चांस ये क्लोज ना हो पाए तो आप खुद सोच करके देखिए, जो ब्लड यहां से जा रहा था वो लंग्स में जाएगा, ठीक है, यहां से होकर लंग्स में जाएगा, और लंग्स से राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड आएगा। तो लंग्स को दो जगह से ब्लड मिल रहा है, एक तो इस डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू जो कि नॉर्मली क्लोज होता था लेकिन क्लोज नहीं हो पाया, और दूसरा इस लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू। एक बार फिर से ये चीज रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखिए, बेबी के जब लंग्स ओपन हो गए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और पूरी बॉडी पे सप्लाई होगा विद द हेल्प ऑफ ओर्टा। ओर्टा का जो ब्लड है, अगर वो डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज नहीं हुआ तो ये ब्लड आता रहेगा, परकुलेट होता रहेगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज, और पल्मोनरी आर्टरीज से ये ब्लड जाता रहेगा लंग्स के पास। नॉर्मली लंग्स के पास इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है और डक्टस आर्टेरियोसस से भी आ रहा है। ये कंडीशन सही नहीं होती कि लंग्स को ज्यादा ब्लड मिलता रहे, लंग्स के लेवल पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन को हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मैंने दो चीजें आपको यहाँ पे समझाई है, एक फीटल सर्कुलेशन और दूसरी जो नॉर्मल सर्कुलेशन हो रही होती है, ठीक है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में क्या होता है कि जो डक्टस आर्टेरियोसस है, आपको याद रखना है, वो क्लोज ना हो तो ये कंडीशन गिव राइज होती है। डक्टस आर्टेरियोसस की लोकेशन, डक्टस आर्टेरियोसस में ब्लड कहां से आ सकता है, ओर्टा से आ सकता है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। कहां जाएगा, लंग्स की तरफ,
ये आपको चीजें याद रखनी है। बेशक आप फीटल सर्कुलेशन पूरी याद रखें तो हमें खुशी होगी, ना याद रखेंगे तो भी चलेगा। वेल, तो ये था पीडीए, दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। तीसरा जो सिम्टम मैंने आपको बताया वो ये कि हेयरिंग लॉस। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं था तो पर ना वो भी बनाते, इतना ज्यादा डिटेल में दिया हुआ भी नहीं है वो। तो अगर ईयर के अंदर, अब हेयरिंग लॉस की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। हो सकता है ईयर के अंदर, जो इंटरनल ईयर के अंदर जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई एक्चुअल सेंस ऑर्गन फॉर हियरिंग, उसमें कोई डिफिकल्टी है। ईयर के अंदर मेलियस इनकस स्टेप जो है वो आपस में जुड़ी हुई है, नॉर्मली उनके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। अगर मूवमेंट नहीं प्रोड्यूस हो पा रही किसी कंडीशन से तो हेयरिंग लॉस हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो थिंकिंग में भी मसला होगा बच्चे के, इंटेलेक्चुअल मेमोरीज भी अच्छे से नहीं डेवलप कर पाएगा वो। तो ये सिम्टम होते हैं इस रूबेला वायरस और रूबेला इन्फेक्शन के कंडीशन में। डन, ये था पहला डिसऑर्डर। अब मूव करते हैं हम दूसरे डिसऑर्डर, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर। एज यूजुअल पहले हमें न्यूरल ट्यूब समझना है, उसके बाद हम इसका डिसऑर्डर देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियोनिक जो चेंजेस होते हैं, सबसे पहले फॉर्मेशन होती है जायगोट की। जायगोट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, द मोरोला। ठीक है, क्लीवेज के बाद मोरोला से फॉर्मेशन होगी ब्लास्टोला की। ठीक है, मोरोला के जो सेल्स हैं वो अपने आप को 2 लेयर्स में अरेंज करेंगे, उसमें से फॉर्मेशन होगी ब्लास्टोला की। दोनों का तो सुनना है आपको। ब्लास्टोला जो होता है, ब्लास्टोला के अंदर एक कैविटी मौजूद होती है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोला के जो सेल, आउटर लेयर को हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। कुछ सेल एक जगह पर कलेक्ट हो जाएंगे, उन्हें हम इनर सेलुलर मास या एम्ब्रियोब्लास्ट कहेंगे। एम्ब्रियोब्लास्ट को फिलहाल छोड़ते हैं, इस ट्रोफोब्लास्ट को देखते हैं। ट्रोफोब्लास्ट कुछ टाइम के बाद डिफरेंशिएट हो जाएगा इनटू आउटर सिंसेशियोट्रोफोब्लास्ट और इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट। इन दोनों का रोल है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में, इन दोनों का रोल है कोरियोन की फॉर्मेशन में, इन दोनों का रोल है एचसीजी की प्रोडक्शन में। ये हमने पढ़ा हुआ है बाकायदगी से। ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट था यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियोब्लास्ट कुछ टाइम के बाद गिव राइज करेगा एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट जस्ट फॉर्म करेगा यॉर्क सैक। ठीक है, एपीब्लास्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एपीब्लास्ट गिव राइज करेगा एंडोड्रम, मेसोड्रम और एक्टोड्रम। एंडोड्रम, मेसोड्रम, एक्टोड्रम। ये जो मेसोड्रम है इसके कुछ सेल फॉर्मेशन करेंगे मतलब स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड की। ठीक है, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नोटोकॉर्ड, मैं आपको बता रहा हूँ न्यूरल ट्यूब क्या होती है, तो उसका डिसऑर्डर समझ पाएंगे ना। ये भी हमने डिस्क्राइब किया हुआ है वैसे। ये बन जाएगा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड को जैसे केमिकल प्रोड्यूस करेगा, ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करेगा जिसकी मौजूदगी में ये वाला बिलप जो स्ट्रक्चर था हमारा, दैट इज एक्टोड्रम, उसमें से फॉर्मेशन होगी। अलग अलग चेंजेस यहाँ पे होंगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी, न्यूरल ग्रुप, न्यूरल ट्यूब बनेगी, वो हमने पहले डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करेगा ना, वो कहलाएगी न्यूरल ट्यूब। ये न्यूरल ट्यूब आगे जाकर के नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करेगी। एंड देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आती है। देन नॉर्मली न्यूरल ट्यूब बन जाएगी क्लोज। ठीक, क्लोज हो जाएगी और इसमें से फॉर्मेशन होगी हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की। खुदा ना खास्ता ये न्यूरल ट्यूब जो है वो क्लोज ना हो पाए। इफ न्यूरल ट्यूब फेल्स टू क्लोज, अगर ये क्लोज नहीं हो पाई तो ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, फिर से सुनिए, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, नर्व का वो पार्ट डेवलप नहीं कर पाएगा। और अगर ब्रेन का कोई पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट अगर लॉस हो जाए, ब्रेन का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। आप हाइपोथैलेमस को सोच करके देखिए, जिसके नर्वस फंक्शन भी है, जिसके एंडोक्राइन फंक्शन भी है, अगर वो डेवलप ना करे तो कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन के लिए सेंटर्स मौजूद हैं। जी हाँ, बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन के लिए सेंटर मौजूद है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, जो अर्ज होती है हमें यूरिन पास आउट करने की, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। डिफिशिएशन रिफ्लेक्स, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से रिमूव करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट करता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड का वो पार्ट लॉस हो गया तो किस तरीके से ये चीजें हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी वो चीजें। ठीक है, तो एक कंडीशन मैंने यहाँ पे बनाई है जिसमें ये ब्रेन आपको दिख रहा है हमारा प्यारा सा, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको ये स्पेस दिखाया गया है। ये स्पेस आपको बता रहा है कि ये कनेक्ट नहीं हो पाए। जब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट नहीं हो पाते तो उस कंडीशन को हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। ये चीज आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, स्पाइना बाइफिडा, इफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फेल्स टू बी कनेक्टेड। डन, स्पाइना बाइफिडा के रिजल्ट में जो मैंने आपको सिम्टम बताया ना वो होंगे, यानी कंडक्शन सही से नहीं हो पाएगी, हो सकता है बॉडी का वो पार्ट पैरालाइज हो जाए। डिपेंड करता है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा पार्ट कनेक्ट नहीं हो पाया और स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा पार्ट मिस है। अच्छा, अब एक और भी कंडीशन हमारी बुक के अंदर बताई गई है, एनेंसेफेली। एनेंसेफेली टर्म हम यूज करते हैं जब कभी नर्वस सिस्टम का या ब्रेन का कोई पार्ट ना मौजूद हो।
नॉर्मली उसको होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो एननसेफेली कहा जाएगा। वो भी आपके लिए लिखता हूँ, एननसेफेली, 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 एननसेफेली। डन। तो दो कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक स्पाइना बाइफिडा, दूसरी एननसेफेली, स्पाइना बाइफिडा, एननसेफेली। डन। तीसरा डिसऑर्डर देखते हैं, हमारा बिलव्ड स्ट्रक्चर थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर। पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड समथिंग विच इज सिक्रेटरी इन नेचर, जो कि कुछ ना कुछ सिक्रीशन करे, ग्लैंड कहलाएगा। ग्लैंड को हम क्लासिफाई कर देते हैं इनटू एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो जिनकी सिक्रीशन डक्ट के थ्रू होती हो, एंडोक्राइन ग्लैंड वो जिनकी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर होती है, जैसे कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड वो जिनका कोई दूसरा फंक्शन भी हो और वो हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि हाइपोथैलेमस, हेड, प्लेसेंटा, किडनी वगैरह। अच्छा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थायराइड ग्लैंड की। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर से सुनिए, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं, वो लीवर है, वो लीवर है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारा ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के फ्रंट साइड पर थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है। थायराइड ग्लैंड की दो लोब्स होती है। थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड के बारे में तो आपको बताऊं, थायराइड ग्लैंड की दो लोब्स होती है, देयर इज राइट लोब, देयर इज लेफ्ट लोब। दोनों लोब्स को कनेक्ट करने के लिए, दोनों लोब्स को कनेक्ट करने के लिए एक ब्लड सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। दैट स्ट्रक्चर इज व्हाट इज कॉल्ड द isthmus, 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 isthmus कहा जाता है इसे। थायराइड ग्लैंड, ये इसके अंदर जो फंक्शनल यूनिट है थायराइड ग्लैंड के, वो होते हैं थायराइड फॉलिकल्स। नाउ व्हाट इज द फॉलिकल? फॉलिकल, इट इज द कलेक्शन ऑफ सेल व्हिच इंक्लोज अ सेंट्रल कैविटी। कलेक्शन ऑफ सेल व्हिच इंक्लोज अ सेंट्रल कैविटी इज व्हाट इज कॉल्ड द फॉलिकल। क्योंकि ये फॉलिकल लोकेटेड है थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो थायराइड फॉलिकल कहलाए। थायराइड फॉलिकल के अंदर ऐसे अनगिनत फॉलिकल मौजूद होंगे, हमने एक फॉलिकल देखा है। इन फॉलिकल के अंदर आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। डाइस फंक्शन समझने के लिए लाजमी है, थायराइड ग्लैंड भी आपको आना चाहिए। देन थायराइड ग्लैंड जो है, इसके जो सेल्स होते हैं, सेल्स, इन सेल्स को हम चीफ सेल कहते हैं। देन चीफ सेल कहा जाता है इन्हें। और दो फॉलिकल के दरमियान डिस्टेंस में भी कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, उन्हें पैराफॉलिकुलर सेल्स कहा जाता है। देन इसके सेल जो है वो चीफ और प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, और ये वाले सेल जो है वो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं। एक बार लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पर, प्रिंसिपल और चीफ सेल, जो कि एक्चुअल सेल्स ऑफ थायराइड फॉलिकल है। दूसरा ये है पैराफॉलिकुलर। हम इनसे बोदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं ताकि ये चीज आपके फिंगर टिप्स पे हो जाए। पैराफॉलिकुलर सेल्स, वेल, ये जो चीफ सेल है ये प्रोड्यूस करेंगे T3, T4। T3 स्टैंड फॉर ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, टोनिन। लाजमी है कि अगर आपको थायराइड ग्लैंड का डायस्फंक्शन समझना है तो उसके हार्मोन्स आपके फिंगर टिप्स पे तो होने चाहिए। थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन है, T3, T4 और कैल्सीटोनिन। ठीक है, T3 और T4, इनके बहुत सारे फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। मैं आपको एक ही फंक्शन बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। T3 एंड T4 की मौजूदगी में हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला ग्रोथ हार्मोन, उसके बड़े मजे होते हैं। ग्रोथ हार्मोन वर्क बेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ T3 and T4 whenever a hormone is working efficiently in the presence of other hormone. Whenever a hormone works efficiently in the presence of another hormone, this effect is what is called the synergetic effect. इसे हम synergetic effect कहते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन जो है इनकी मौजूदगी में मजे से काम करता है, खुशी से काम करता है। ठीक है, तो उसे सिनर्जेटिक इफेक्ट कहते हैं। कुछ बंदे होते हैं ना, किसी की मौजूदगी में अच्छे से काम करते हैं, फिर चाहे वो उनके प्रिंसिपल हो, टीचर हो, बड़े हो, या फिर उनके अच्छे दोस्त हो। वेल, तो ऐसा ही है T3 और T4 के केस में, ग्रोथ हार्मोन की मौजूदगी में अच्छा सा काम करते हैं ये, और ग्रोथ हार्मोन इनकी मौजूदगी में अच्छे से काम करता है मीन से। वेल, ग्रोथ हार्मोन का ये इफेक्ट जो है वो कहलाता है सिनर्जेटिक इफेक्ट। सिनर्जेटिक इफेक्ट, सिनर्जेटिक इफेक्ट कहते हैं इसे हम। अच्छा, अब ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है हमारी ग्रोथ के लिए, फिर वो चाहे बॉडी की फिजिकल ग्रोथ हो, चाहे हमारी मेंटल ग्रोथ हो। खुदा ना खास्ता T3 T4 की कमी हो जाए, क्या ग्रोथ हार्मोन एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा? नहीं। क्या फिजिकल मेंटल ग्रोथ हो पाएगी अच्छे से? नहीं। तो ऐसे बच्चे जिनमें थायराइड डायसफंक्शन होता है, क्यों हुआ ये थायराइड डायसफंक्शन? ये मदर के अंदर हो सकता है, मदर के अंदर आयोडीन की कमी थी, जिसकी वजह से बेबी का थायराइड ग्लैंड नहीं बन पाया, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के बनने के लिए आयोडीन की नीड होती है, आयोडीन की नीड होती है। हो सकता है मदर के अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज थी जिन्होंने जाके बेबी के थायराइड ग्लैंड को टारगेट किया, थायराइड ग्लैंड का वो पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया, फॉलिकल सही से डेवलप नहीं कर पाए, T3 T4 नहीं बन पाया, तो इसका काज जो है मदर की बॉडी में हिट होगा। ठीक है, इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये मैटरनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। वेल,
T3 T4 नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और जो है बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ऐसा बच्चा जो है हो सकता है उसकी जो ग्रोथ है, हाइट जो है वो भी कम हो, ठीक है, और मेंटल ग्रोथ यानी अगर ग्रोथ उसकी फिजिकल ग्रोथ सही है तो मेंटल ग्रोथ डिस्टर्ब हो, अच्छे से सोच ना सकता हो, चीजें अच्छे से परफॉर्म ना कर सकता हो, चीजें देर तक याद ना रख सकता हो, ठीक है। तो ये होते हैं थायराइड डिस्फंक्शन। ये जो मैंने आपको हार्मोन बताया दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कैल्सिटोनिन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम रखने के लिए, ठीक है, बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम रखने के लिए। इसका काम ये होता है कि बॉडी में कैल्शियम अगर एक्सेस में है तो ये ब्रेन हमारे बोन्स के अंदर मौजूद जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है उनके अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करवाएगा। डन। हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उनके अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करवाएगा। डन। ताकि बॉडी से रिमूव हो जाए, किडनीज से ज्यादा रिमूव करवाएगा कैल्शियम को। अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, मैं आपको समझाना चाहूंगा जरूर, ठीक है। T3 T4 और कैल्सिटोनिन, मैं T3 और T4 का एक और इफेक्ट आपको बताना चाहूंगा। नॉर्मली ये तो डिजीज की कंडीशन में हो गया। T3 T4 हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं कि हमारे सेल मेम्ब्रेन जो है, आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। उनमें उनमें से एक रिसेप्टर हमारा ब्लड रिसेप्टर होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप रिस्पॉन्सिबल है सोडियम को बाहर भेजने के लिए और पोटेशियम को अंदर लाने के लिए। इसको याद रखने का निमोनिक है नोकिया। नोकिया नोकिया। एन मतलब सोडियम, ओ मींस आउट, 3 सोडियम आउट, पोटेशियम के स्टैंड फॉर पोटेशियम, आई फॉर इन, पोटेशियम को अंदर लाएगा। ए स्टैंड फॉर व्हाट? ए स्टैंड फॉर यूटिलाइजिंग ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये एनर्जी यूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट्स व्हाई ए लगा हुआ है। नोकिया के मोबाइल आते थे ना, वैसे याद रख लीजिए। वेल, T3 एंड T4 क्या करेंगे कि इसका नंबर, इस सोडियम पोटेशियम पंप का नंबर बढ़ा देंगे। जब इसका नंबर बढ़ेगा तो एटीपी की कंजम्पशन बढ़ेगी, और जब कभी बॉडी में एटीपी की कंजम्पशन बढ़ती है तो ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बॉडी के अंदर हीट बढ़ जाएगी, और इस इफेक्ट को हम कैलोरीजेनिक इफेक्ट कहते हैं। कैलोरीजेनिक इफेक्ट कहते हैं, कैलोरीजेनिक, कैलोरीजेनिक इफेक्ट। डन। ये भी आपके फिंगर टिप्स में होना लाजमी है। तो वही बात है, T3 T4 नहीं होंगे, कैलोरीजेनिक इफेक्ट सही नहीं होगा, बॉडी डिप्राइव्ड हो जाएगी एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए भी। आई थिंक चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो। रुबेला, न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर, थायराइड डिसफंक्शन होगा, लिम्ब डेवलपमेंट इशू। लिम्ब डेवलपमेंट मैंने अच्छे से अपने लेक्चर्स में डिफाइन की हुई है, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि बेबी के अंदर लिम्ब्स, हमारे पास 4 लिम्ब होती हैं, हमारी हाइंड लिम्ब होती है। लिम्ब के डेवलपमेंट के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप करता है एम्ब्रियो की बॉडी के ऊपर, जिसे हम लिम्ब बड कहते हैं। वो लिम्ब बड जो है यहाँ पे आपको इनलार्ज करके दिखाया गया है, लिम्ब बड। डन। अच्छा, लिम्ब बड के अंदर 2 एरियाज होते हैं, ओके। एक जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, ZPA, ये हमने समझाया हुआ है, ऐसे थोड़ा स्पीड से चलेंगे। जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, और दूसरे 2 रीजन होते हैं जिसे हम एपिकल एक्टोडर्मल रिज कहते हैं, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। अच्छा, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, ये वाला एरिया होता है एपिकल एक्टोडर्मल रिज, और ये वाली होती है जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये वाले 2 रीजन जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, और ये वाला जो एरिया होता है ये होता है एपिकल एक्टोडर्मल रिज। मैंने आपको जब लेक्चर समझाया था लिम्ब डेवलपमेंट का, या प्रेगनेंसी वाला जो लेक्चर समझा रहा था मैंने आपको बताया था हमारे लिम्ब के अलग अलग पार्ट है। देयर इज प्रोक्सिमल पार्ट, देयर इज मीडियल पार्ट, देयर इज इंटीरियर पार्ट, देयर इज पोस्टीरियर पार्ट, देयर इज वेंट्रल पार्ट, देयर इज डोर्सल पार्ट। ये प्रोक्सिमल और मीडियल एंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज। ये इंटीरियर पोस्टीरियर एंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ZPA। अब इन दोनों में, अगर इन दोनों एरियाज में इनकी डेवलपमेंट में अगर कोई कमी आ जाती है या कोई एब्नॉर्मलिटी आती है तो लिम्ब नहीं डेवलप कर पाएगी। हो सकता है कि लिम्ब जो है हाथ ना डेवलप करे, यहाँ तक सिर्फ हाथ लिम्ब मौजूद हो, और कुछ बेबीज में जो है अगर ये इनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई तो एक फिंगर ज्यादा निकल आती है। वो कोई किस्मत का निशान नहीं होता, वो सिर्फ एक एब्नॉर्मलिटी होती है जो कि लिम्ब डेवलपमेंट के टाइम हो जाती है। तो ये 4 जो डिसऑर्डर मैंने बताए हैं, ये इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मदर की बॉडी, ठीक है। इस वजह से मदर मैटरनल रिलेटेड डिसऑर्डर या मैटरनल रिलेटेड प्रॉब्लम कहते हैं। ओके, अब हम दूसरे जो डिसऑर्डर है उनको समझने जा रहे हैं।